लालू के दिए हुए जूठन पर पलने वाले लोग आज लालू जी की आलोचना कर रहे हैं। सर राजस्थान का कहता है किला में रहते हैं। मैं तो आपको बता दूं कि ये जो आयोजित करने वाले थे, जो महिपाल को बुलाने वाले थे, ये लालू जी के जूठन पर पलने वाले लोग हैं। ये शेर और बाघ तो इंसान नहीं होते, ये तो जानवर होते हैं। और ये शेर और बाघ का भोजन क्या होता है? इंसान होता है और दूसरे जानवर होते हैं। तो ये शेर और बाघ जो जानवर होते हैं, जानवरों को हम इंसान की कैटेगरी में नहीं लेते। आरक्षण की बात करना अच्छी बात है, लेकिन इस देश के अंदर सरकारी नौकरियां कितनी हैं? उन्हीं सरकारी नौकरियों में यह आरक्षण मिलेगा। तो उस सिर्फ सरकारी नौकरियों के आधार पर आप आरक्षण दे दीजिएगा तो इस जातीय जनगणना का बहुत ज्यादा फायदा नहीं। क्योंकि मीडिया के हाउसेज, इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में आज भी जो है एक खास तबका के लोग कब्जा जमाए बैठे हैं। सवाल ये उठता है कि सरकार क्या निजी सेक्टर में आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है? अगर सरकार निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध नहीं है तो मुट्ठी भर सरकारी नौकरियों में आप आरक्षण की सीमा बढ़ाकर सामाजिक न्याय की जो जातियां हैं उनको फायदा दिला नहीं सकते। हमारे साथ इस वक्त सत्येंद्र यादव जी हैं, मांझी के विधायक भी हैं, और इतना आप लोग जानते होंगे। लेकिन अभी बातचीत के दौरान एक बात बताया सर ने कि पटना यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और ये लेक्चरर भी रह चुके हैं पटना यूनिवर्सिटी में। लेकिन सर हम बात करेंगे जातीय जनगणना। जातीय जनगणना हो गया, लोगों को बता भी दिया गया कि कौन कितने प्रतिशत है, वाद विवाद भी हुआ, अब सब रुक गया। अब मामला ठंडा हो गया। कुछ 2 दिन पहले तेजस्वी यादव जी सहरसा गए थे, फूलों की बारिश हुई, भीड़ बहुत था। क्या सिर्फ जातीय जनगणना अब राजनीतिक भीड़ को जुटाने के लिए ही कराया गया है और यहीं सिमट के रह जाएगा कि इसका लाभ भी लोगों तक पहुंचेगा? जातीय जो जनगणना बिहार के अंदर हुई, वामपंथी दलों ने इस जनगणना की आवश्यकता को महसूस किया और सर्वदलीय मीटिंग में ये फैसला भी हुआ। भारतीय जनता पार्टी जाकर बदल भी गई, लेकिन जातीय जनगणना के जो आंकड़े हैं और जारी हो चुके हैं उसको हम लोगों ने वेलकम किया है। आपने सवाल किया है कि अभी जातीय जनगणना पर विपक्ष और विपक्ष का जो एक्शन और रिएक्शन आ रहे हैं, वो गणना हुआ है तो एक्शन रिएक्शन होंगे, लेकिन सत्ता पक्ष के द्वारा और बौद्धिक जगत के द्वारा जो मुद्दे हैं प्रमुख, उन पर जो बहस होनी चाहिए वो बहस थोड़ा धीमे रफ्तार में है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इन आंकड़ों को विधानसभा के अंदर प्रस्तुत करेंगे तो चर्चा तो गंभीर होगी, क्योंकि सदन के अंदर सभी पक्ष के लोग हैं, वामपंथी दल के लोग हैं, समाजवादी पार्टियों के लोग हैं और दक्षिणपंथी भाजपा के भी लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं। हमारी अपनी मान्यताएं हैं कि अभी तक जो आंकड़े प्रतिशत में बताए गए हैं उसमें 2 बातें कुछ लोग पूरे समान नहीं रहे हैं कि हमारी प्रतिशत ज़्यादा है, और कुछ लोग काफ़ी दुखी हैं कि हमारे प्रतिशत कम बताए गए। वास्तव में जातिगत जनगणना में कोई जो है गड़बड़ी नहीं हुई। वास्तविक जनगणना का जो स्वरूप है वो सामने है। दिक्कत इस बात की है कि जो लीडरशिप, जात के नाम पर जो लीडरशिप उभर के आई, अब उसके हिस्से पर प्रश्न, सवालिया प्रश्न लग चुके हैं। तो उनके सामने यह है कि हम अपने सीट को बचाए कैसे। तो अभी तक मैं समझ रहा हूं कि राजनीतिक दलों की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है वो प्रतिक्रिया सिर्फ आरक्षण और 243 विधानसभा और 545 में हमारी भूमिका क्या होगी, वो भूमिका ही राजनीतिक बहस के केंद्र में है। जबकि 243 और 545 के सिवाय जनता को अगर यही बहस चलेगी तो इससे जनता को कुछ मिलने वाला नहीं है। इस सिर्फ राजनेताओं को अपने जाति के आधार पर बार्गेनिंग करने और जातीय गठजोड़ बनाने का एकमात्र आधार बनकर रह जाएगा। तो अगर इतने ही बहस को चलानी है तो इस बहस बिहारी समाज को कुछ मिलने वाला नहीं है।
तो कब क्या कैसे मिलेगा? आप पहली बात की अपने सरकार पे सवाल कर रहे हैं कि सिर्फ सांसद और विधायक को इसका फायदा मिलकर रह जाएगा, तो जनता को इसका फायदा कैसे मिलेगा? अभी जनता को समझ अभी में अभी जो बात हो रही है, लोगों ने कहा कि आरक्षण की सीमा बढ़नी चाहिए। 63% ओबीसी लोग हैं, दलित की संख्या बड़ी है और लोगों की भी बातें हैं, तो लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं। आरक्षण की बात करना अच्छी बात है, लेकिन इस देश के अंदर सरकारी नौकरियां कितनी हैं? उन्हीं सरकारी नौकरियों में यह आरक्षण मिलेगा, तो उस सिर्फ सरकारी नौकरियों के आधार पर आप आरक्षण दे दीजिएगा तो इस जातीय जनगणना का बहुत ज्यादा फायदा नहीं। इसलिए मेरा सुझाव है कि 3 स्तर पर आरक्षण का दायरा सरकारी क्षेत्रों से निकलकर निजी क्षेत्रों में भी होना चाहिए। क्योंकि मीडिया के हाउसेज, इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में आज भी जो है एक खास तबका के लोग कब्जा जमाए बैठे। सवाल ये उठता है कि सरकार क्या निजी सेक्टर में आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है? अगर सरकार निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध नहीं है तो मुट्ठी भर सरकारी नौकरियों में आप आरक्षण की सीमा बढ़ाकर सामाजिक न्याय की जो जातियां हैं उनको फायदा दिला नहीं सकते। इसलिए मेरा सुझाव है कि आरक्षण के दायरा सरकारी से निजी क्षेत्रों में भी होनी चाहिए और इसके लिए जो इंडिया गठबंधन के दूसरे नेताओं को भी अपने एजेंडे में शामिल करके इस बात को रखना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर बिहार को जनता को कुछ देना है तो बिहार के जो भूमि का रिलेशनशिप, भूमि का संबंध है कि आज ठेका बटैया पर खेती करने वाले कौन लोग? ये 63% ओबीसी, 19% दलित लोग हैं और अगड़ी जातियों को कुछ गरीब लोग हैं। जो आंकड़े प्रकाशित हुए हैं कि 2% भूमिहार भाई को इतना है, 3.5% राजपूत भाई को इतना है, 4% ब्राह्मण लोग को इतना है। तो मैं ये मानता हूं कि सभी ब्राह्मणों को, सभी राजपूतों को, सभी भूमिहारों को जमीन नहीं है, लेकिन उनके यहाँ जो जमींदार रहे हैं, उनके यहाँ जो सामंत रहे हैं, उनके पास भी आज जमीन के बड़े टुकड़े हैं और उनके ही जातियों में जो किसान हैं उनके पास भूमि के छोटे टुकड़े हैं। तो इसी तरह से यादवों के भी विश्लेषण करेंगे, जो 60% जमीन की बात हो रही है, यादवों के भी बड़े जमींदार और बड़े भूपतियों के पास जो है 7% टुकड़े का बड़ा हिस्सा है, यादवों को मेजोरिटी के पास जमीन नहीं है। तो ये एक बड़ा जो है जातीय जनगणना ने सवाल खड़ा किया है कि जमीन का केंद्रीयकरण जो है वो बना हुआ है, वो खेती के उपज के लिए और समाज के विकास के लिए जो है बाधक है। एक केंद्रीकरण को खत्म करना पड़ेगा और विकेंद्रीकरण की तरफ सरकार को लेकर चलना पड़ेगा। इसलिए सरकार को सीधे सीधे लैंड रिलेशन पर, भूमि के संबंधों पर जो है गंभीरता से विचार करना चाहिए। और ये विचार ये हो सकता है कि जो ठेका बटैया पर जो खेती करने वाली जो दलित जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, जिनकी तादाद ज्यादा है, जिनके पास लैंड नहीं है, उनके हाथ में लैंड शिफ्ट करे, उनके हाथ में जमीन जाए, इसके लिए जो है सरकार को और तमाम राजनीतिक दलों को इस पर विचार करना चाहिए। सर, आप बोल तो बहुत अच्छा रहे हैं, लेकिन हम आपको एक बात छोटा सा याद दिलाते हैं कि जब 1793 से लेकर इस देश में जब सबसे पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट बंगाल प्रेसिडेंसी रूल कर रही थी हम लोगों के ऊपर, तब जब ये लैंड टैक्स लिया जा रहा था, तो इस चीज़ को रिफॉर्म करने का इम्प्लीमेंट लैंड रिफॉर्म एक्ट 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय लैंड रिफॉर्मेशन एक्ट आया था, जो ये कहा था, सरकार ने कुछ लोगों को चुना और बोला कि जमींदारी प्रथा जो है उस चीज़ से लोगों को बाहर निकाल दीजिए और लोगों में ज़मीनों का बंटवारा किया जाए, जो आप अभी बोल रहे हैं डायरेक्टली। सरकार से एक छोटा सा गलती ये हो गया था कि वो लैंड इम्प्लीमेंट करने के लिए जिसको जिम्मेदारी दिए थे ना, वो भी जमींदारों को ही दे दिए थे। तो अगर अभी के टाइम पे जैसे ये आप जो बोल रहे हैं, ये फैसिलिटीज़ लागू कर दिया गया, ये प्रोवाइड कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि अब जातियों में भी और जो बटैया लेके खेती करते हैं, नंदी लेके खेती करते हैं, उनके पास भी लैंड होना चाहिए। तो पहला बात कि जिनके पास लैंड है वो देना नहीं चाहेंगे, और दूसरी बात कि वो इतने स्ट्रॉन्ग पंक्ति में बैठे हैं कि अगर इस सरकार इस तरह का कोई परियोजना लेकर आता है तो वो अपने उसको हाथों में रखेंगे और फिर कहीं ना कहीं इसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो उन तबकों को नहीं मिल पाएगा जिसको हम लोग देने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं या जिसको देने की आप बात कर रहे हैं। बात जाहिर सी बात है
सत्ता में बैठे हुए लोग के इरादा पर निर्भर करता है। ये जातीय जनगणना का जो है इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत विकास के हित में करते हैं कि समाज के विकास के हित में। हमारी अपनी मानना है कि अगर जातीय जनगणना हुई है और जातियों के आधार पर भूमि संबंधों का जो आंकड़े आए हैं वो आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार के अंदर जो है विकास का असंतुलित जो है चेहरा सामने आ रहा है। अगर संतुलित बिहार का विकास चाहिए तो लैंड रिफॉर्म जो 1956 में तय हुआ था, जमींदारी अधिनियम उन्मूलन अधिनियम लागू हुई थी, वो आज जो है मरणासन्न स्थिति में जा चुकी है और भूमि संबंध योग्य क्यों बने हुए? तो अगर आप दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के हिमायती हैं, गरीब के हिमायती हैं, तो आपको ये प्रतिबद्धता को बिहार के जनता के सामने लाना पड़ेगा। नहीं तो आप जो नौटंकी कीजिएगा ना, तो बिहार की जनता अच्छी तरह से जानती है कि आप सिर्फ आरक्षण के नाम पर वोट की खेती कर रहे हैं। उस वोट के खेती से आपकी राजनीतिक फसलें जरूर उगेगी, लेकिन बिहार का पिछड़ा और दलित, अकलियत और गरीब का भला नहीं होने वाला है। इसलिए हम वामपंथ के लोग इसमें विश्वास कर रहे हैं कि जो आंकड़े आए हैं वो आंकड़े के सवाल पर भूमि संबंध को पुनः जो है निर्धारित करने की जरूरत है। और वामपंथ जो है, अगर सदन में ये आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे तो वामपंथ इकट्ठा ये सवाल करेगा सरकार से, आरक्षण सिर्फ पिछड़ा, दलित, अकलियत, गरीब की समस्याओं का समाधान नहीं है। लैंड रिलेशन में परिवर्तन होना चाहिए और जो इंडस्ट्रीज है उस इंडस्ट्रीज में कुंडली मार के जो लोग बैठे हैं, उस कुंडली मारने वाले को जो है उसमें भी दलित, बैकवर्ड, गरीब, अल्पसंख्यक की हिस्सेदारी हो। इसके लिए वामपंथ जो है सदन के अंदर जो है मजबूती से बहस करेगा, रिजोल्यूशन लाएगा और उस पर सरकार को काम करने के लिए बाध्य करेगा। जहां तक आपने बात कही है, एक बात तो ये समझना पड़ेगा कि मांस के ढेर पर कुत्ता की रखवाली के लिए कुत्ता उसकी रखवाली नहीं कर सकता। कुत्ता जो है मांस खाएगा ही। और इसलिए बिहार की आवाम को अगर बिहार का विकास चाहिए, बिहार की समृद्धि चाहिए, तो जनगणना में जो असंतुलित आंकड़े आए हैं उसको अगर संतुलित करना होगा तो शासक वर्ग को आंदोलन के रास्ते बाध्य करना पड़ेगा, जिसे वो सही डिसीजन ले सके और धन और संपत्ति में जो है संतुलन कायम कर सके। अन्यथा वही बात हो जाएगी ढाक के 3 बात। नेताजी की सीटें बढ़ जाएगी, नेताजी एमपी हो जाएंगे, मंत्री हो जाएंगे, एमएलए हो जाएंगे, सांसद हो जाएंगे, पार्षद हो जाएंगे, मुखिया हो जाएंगे, चेयरमैन हो जाएंगे। मुखिया के घरों में, प्रतिनिधियों के घर में धन का अंबार लग जाएगा और गरीब जो है ये जातीय आंकड़ा का जो है कुटूरा लेके घूमते घूमते बेकार हो जाएगा। अच्छा सर, आपने जमीन इंप्लीमेंट का भी बात किया और ये भी बात कर लिया जमीन इंप्लीमेंट के साथ कि ऐसी जो भी दलित, शोषित, वंचित है, जो नकदी और बटैया लेकर मुख्य रूप से खेती कर रहे हैं इस राज्य में या इस देश में, इस राज्य की बात करते हैं, उन लोगों का मेन होता है कि अगर 10,000 रुपये में 1 बीघा जमीन उन लोग लिए कहीं ना कहीं, तो उसी उम्मीद करते हैं कि फसल उपजाएं और फिर अगले बार फसल बेच के अपना घर गृहस्थी भी चलाएं, किसी बेटी की शादी भी करें और फिर अगले बार भी 10,000 रुपये देकर बटैया ये जमीन नकदी ले लें। लेकिन हम लोग सर रोजगार की बात करते हैं इस राज्य में, हम लोग गवर्नमेंट से 1000 तरह के सवाल पूछ लेते हैं, लेकिन जो मुख्य धारा हमारे राज्य का है, जो 80% जिस पर हम लोग निर्भर करते हैं, खेती बाड़ी, और हमारे राज्य में अभी भी पूरे बिहार में सिर्फ 52% ही इरिगेशन की फैसिलिटी है, चाहे वो ट्यूबवेल से हो, चाहे वो नहर से हो, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, और इस पे कोई बात नहीं करता है। और एक बड़ा तबका इसका शिकार होता है, क्योंकि आपको पता है कि अब मौसम भी उस अनुकूल नहीं रहा है कि जितना बारिश चाहिए बिहार को, उतना बारिश भी उतना मिलीमीटर हो, तो इस पे कोई बात नहीं करता है। अगर हम सच में उन लोगों को मजबूत करना चाहते हैं तो आर्थिक मजबूती भी तो जरूरी है। बिल्कुल आपने सही बात उठाया है कि बिहार के अंदर जो है खेती की असीम संभावना है, लेकिन खेती से जो आमदनी है उसको बढ़ाने के लिए जो सार्थक प्रयास गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, उसमें कमी जरूर है। सिंचाई एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बिहार के अंदर है कि सूखा के दिनों में जो है हम धान के ऊपर उपज नहीं कर सकते,
तो सरकार ने कई स्कीम चला रखी है। आप जानते हैं दुर्गावती परियोजना, आप जानते हैं गंडक परियोजना। सर दुर्गावती परियोजना पे अब कोसी, सुन लीजिए, कोसी परियोजना, तो सरकार ने योजना तो बनाई, लेकिन इसके क्रियान्वयन में जो है कहीं न कहीं भारी कमी है, जिसका लाभ जो है किसान को नहीं मिल रहा है। तो हमारा अपना समझ है कि मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था और हमारे माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर संजय झा जी छपरा और विश्वान गोपालगंज का दौरा किया था। तो हम लोग इस कृषि के जो गंभीर सवाल है उसको राजनीति के केंद्र में लाने का प्रयास कर रहे हैं और मैं उसमें अग्रणी हूँ, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। और उस काम का नतीजा है कि 450 करोड़ रुपया जो है सारण प्रमंडल को सिंचाई के लिए, नहरों के विकास के लिए आवंटित कर रही है सरकार ने आवंटित की है। तो जहाँ तक आपने बात कहा कि ठेका बटैया और दूसरे तरह के जो खेती करने वाले लोग हैं उनके जो लाभांश मिलना चाहिए, वो सिंचाई के साधन नहीं उपलब्ध होने के चलते उनको उतना लाभांश नहीं मिल रहा है। मैं इस बात पर एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन अब सरकार को इस दिशा में काम करना पड़ेगा और सरकार इस दिशा में कुछ अग्रसर हुई है, लेकिन और अग्रसर होने की जरूरत है। बिल्कुल सर, जानते हैं ये सवाल मेरे मन में वैसे आया कि दुर्गावती डैम पे मैं इसीलिए रोक रहा था आपको। सासाराम में जब आप जाएंगे तो सासाराम में इरिगेशन फैसिलिटी बिहार की बाकी ये जिलों के मुकाबले बहुत बढ़िया है और वहाँ के किसान आपको उन्नत स्थिति में मिलेंगे क्योंकि वो आर्थिक मजबूत हैं। अब सर एक सवाल कि बिहार में कब तक पेपर लीक होते रहेगा? हमें बिहार पुलिस का पेपर लीक हो गया, क्योंकि जब सभी मुद्दों पे बात कर रहे थे एक बार, क्योंकि हम आपसे पहली बार मिले और आपसे ढेर सारा बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन वक्त कम है, तो सिर्फ ये आखिरी सवाल है कि बिहार में पेपर लीक कब तक होते रहेगा? क्योंकि उसमें तो सब जाति के लोगों का नुकसान हो जाता है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बिहार में किसी भी एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं। सरकार काफ़ी प्रयास भी कर रही है, लेकिन उसका कोई सार्थक नतीजा सामने नहीं है। एक बात को तय कर लेना चाहिए कि बिहार पुलिस में जो आप एग्जाम ले रहे हैं उसकी जरूरत ही नहीं। पहले आप 2004 से पहले जो व्यवस्थाएं थी, 5 से पहले व्यवस्थाएं थी कि लोगों को जो है फिजिकल मेरिट के आधार पर आप नियुक्ति देते थे, तो अभी भी फिजिकल मेरिट के आधार पर आपको नियुक्ति देना चाहिए। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं एग्जामिनेशंस के, एक बात जरूरी है, मैं भी एक जमाने में कंपटीशन देता था। जो सिपाही की भर्ती की परीक्षा आप ले रहे हैं ना, वो यूपीएससी सिलेबस के भी उसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बीपीएससी सिलेबस के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आप जिस सिपाही को ले रहे हैं वो सिपाही से क्या कराना चाहते हैं, और आप जो है जिस काम के लिए सिपाही को ले रहे हैं उसका एग्जाम ले रहे हैं, एक तो ये है कि आप जो सिपाही नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाए वो दोषपूर्ण है। दूसरी बात कि जहां सब कुछ बिकते हैं तो प्रश्न पत्र भी बिकते हैं और बेचने वाला कोई दूसरा नहीं होता। इस व्यवस्था में बैठे हुए बेईमान और चोरों की भरमार है, इसलिए चाहे कोई भी सरकारें आए ये प्रश्न पत्र लीक होंगे, क्योंकि बेईमानों की हमेशा मोटी कमाई की चिंता रहती है और मोटी कमाई की चिंता में ही प्रश्न पत्र लीक भी करते हैं। तो आप किसी को भी बैठा रहे हैं, एक्सपीरियंस यही बता रहा है कि लगातार लीक हो रहा है। तो लीक हो रहा है तो अब सरकार को जो है तय कर लेना चाहिए कि कम से कम सिपाही की परीक्षा नहीं होनी चाहिए, उनको सीधे सीधे जो फिजिकल मेरिट के आधार पर जो है फिजिकल एग्जाम के आधार पर उनको वर्दी दे देना चाहिए। सही रहेगा, एकदम बिल्कुल सही है। क्योंकि आप एक सिपाही से क्या खोजते हैं महाराज? सिपाही तो देह हाथ कद काठी के मजबूत होते हैं, उनको फील्ड में हमको काम लेना है, तो अब उनको आप जो है बीपीएससी यूपीएससी की परीक्षा के पैटर्न पर सवाल करते रहते हैं, और आपके अफसर जो बैठे हुए हैं वो दूध के धुले हुए नहीं हैं, इतनी गाढ़ी कमाई कमाते हैं, इतने पैसे वसूलते हैं, फिर भी उनका पेट नहीं भरता। तो रखवाली आपने उनको दे दिया, वही बेईमान चोर है, तो प्रश्न पत्र लीक क्यों नहीं होता? इसलिए मेरा मानना है साफ साफ कि आप जो है सिपाही नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उस पूरी प्रक्रिया की समीक्षा कीजिए और पैटर्न को बदल दीजिए। अच्छा, अब एक लास्ट सवाल सर, बड़ी कंट्रोवर्सी में आप भी रहते हैं,
2 दिन पहले क्षत्रिय महासभा का पटना में आयोजन हुआ था। अलग अलग जगह से राजपूत भाई पटना में इकट्ठा हुए थे। उसी में करनी सेना के एक मणिपाल सिंह करके हैं, महिपाल सिंह मणिकरण मकरान, वो आके कहते हैं कि लालू यादव तो पढ़ा लिखा है ही नहीं है, उनके जैसा जाहिर जो है इस पूरे देश में नहीं है, और उनके बारे में बात करना तक उसके मुंह से शोभा नहीं देता है। यह करनी सेना का अध्यक्ष कहता है। वही जो एक बात आपको बता दूं, लालू प्रसाद यादव के बारे में जो वो लंछना लगा रहे हैं, लालू प्रसाद यादव सोशल साइंटिस्ट, सोशल साइकोलॉजिस्ट, ये भारत के में गांधी के बाद दूसरा नेता है जो पब्लिक का साइकोलॉजी को समझने की क्षमता है। तो लालू यादव पिछले 90 के बाद से 90 के दशक तक अपनी प्रसन्नता बिहार की राजनीति के अंदर बनाए हुए हैं। तो उनकी मेरिट और कार्य दक्षता है, और महिपाल जैसा 2 कड़ी के लोग जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, तो लालू की क्या आलोचना करेंगे? लालू के दिए हुए जूठन पर पलने वाले लोग आज लालू जी की आलोचना कर रहे हैं। सर राजस्थान का कहता है मैं तो आपको बता दूं कि ये जो आयोजित करने वाले थे, जो महिपाल को बुलाने वाले थे, ये लालू जी के जूठन पर पलने वाले लोग हैं, और ये लालू जी से सवाल कर रहे हैं जो एक टिकट के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स पट्टा के अंदर कर रहे हैं कि हमारी तादाद इतनी थी और हमारी तादाद इतनी कम कैसे हो गई? अरे गीदा कब था ना तुम्हारी तादाद इतनी थी? सर कहते हैं हम शेर हैं इसलिए हम कम हैं। मैं आपको तुमने गिना कब था कि तुम्हारी तादाद कम हो गई? अभी गिनती हुआ तो बेचैनी पकड़ लिया, आपने घोषित कर रखा था कि ये मेरा सीट है, ये तेरा सीट है, ये मेरा सीट है। आपका कभी सीट था ही नहीं। पिछड़ा दलित अकलियत ने कभी दावेदारी नहीं की। उसके अंदर आर्थिक सशक्तिकरण का जो प्रक्रिया था बहुत धीमा था। जब आर्थिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया, समाजीकरण की प्रक्रिया जब बढ़ी है तो उनके अंदर बेचैनी है, और बेचैनी होता है तो लालू जी पर लांछना लगाए, दूसरे पर लांछना लगाए, वो लगाते रहे। और जहां तक अपने शेर और बाघ, ये क्या है? ये शेर और बाघ तो इंसान नहीं होते, ये तो जानवर होते हैं। और ये शेर और बाघ का भोजन क्या होता है? इंसान होता है और दूसरे जानवर होते हैं। तो ये शेर और बाघ जो जानवर होते हैं, जानवरों को हम इंसान की कैटेगरी में नहीं रखते। उस पर बात करना भी उचित नहीं है। बिल्कुल बात करना। अच्छा सर, मैं तो इंसान के बारे में बात करता हूँ, मैं जानवर के बारे में बात नहीं करता। अच्छा, ये लोग कल परसों पटना की सड़कों पे कह रहे थे कि हमारा तो 3% रोड पे है, और उसमें भी वो लोग राजस्थान से आए हुए थे, आधा से ज्यादा। तो ये बार बार सड़कों पे आके प्रतिशत की बात करना, जब से जातीय जनगणना हुआ है, आए थे क्षत्रिय महासभा का आयोजन किए थे अपना महाराणा प्रताप सिंह के नाम पे, अब बात कर रहे थे लालू यादव का, जातीय जनगणना का, वो भी राजस्थान का रहने वाला, इसका बिहार से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या वो बिहार में आकर जातीय लड़ाई कहीं ना कहीं मनभेद पैदा नहीं करवा रहे थे वो लोग? ये एक बात आपको मैं बता देता हूं, किसी राजपूत, किसी ब्राह्मण, किसी भिंडा, किसी यादव, किसी चौहान को इस जातीय जनगणना में जाति कम हो गई, ज्यादा हो गई, उसको कुछ मिलता जुलता नहीं, मिलता होता कुछ नहीं, और वो मिले तब चर्चा करें। ये तो गड़बड़ा रहा उनका ना, जो अपने जातियों को बेचकर अपनी रोटी के धंधा चलाते थे। अब तो बात आ गई थी उनके इतने प्रतिशत है तो 40 में इतना ही मिलेगा, तो ये बवाल मचा रहा है कि हमारा कम हो गया, हमारा कम हो गया। कम हो कुछ नहीं हुआ, वास्तविक जातीय जनगणना है। और ये जो लोग आके बात कर रहे हैं, बिहार की समाज इतना मजबूत समाज है ना, ये सच्चाई को जानता है कि बिहार के अंदर जो जातीय जनगणना हुआ है, ये जातीय जनगणना के सामाजिक आर्थिक पहलू को आधार पर नीतियां नहीं बनाई गई, तो ये 242, 243 और 545 इतना ही तक सीमित करा जाएगा। और ये जो लोग जुटते हैं ना, जुट रहे हैं पटना के सड़कों पर, ये 242 पे अपने शेयर खोज रहे हैं। अगर 242 पे इनके शेयर दे भी दिया जाए तो मैं समझता हूं कि 2-4-10 परिवारों से ज्यादा किसी के भाला होने वाला है। तो ये लोग जो है हाशिए पर जाने की स्थिति में है,
इसलिए बहुत ज़्यादा बेचैनी है। यहाँ से वहाँ से कुछ लोग को जोड़कर अपने एग्जिस्टेंस को दिखाना चाहते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बिहार की आवाम इस बात को देख रही है कि किसी के प्रेशर में कोई फैसला लेता है और बाकी जिसकी संख्या ज्यादा है उसकी भागीदारी में कहीं कटौती होती है, तो कल होकर वो भी प्रेशर में आएगा, तो राजनीति का संतुलन ही गड़बड़ा होगा। तो राजनीति संतुलन अपना झूठों का ठीक करते रहता है। बिल्कुल। अभी तक जो भी कोई कह रहा है कि मेरा हवा बना के सिर्फ रखना है, ये जो भी कह रहा है कि मेरा कम है, कम मेरा ज्यादा है, अरे कम ज्यादा से क्या है? मैं तो कह रहा हूं ना कि कम ही होता तो सबसे ज्यादा अच्छा था, क्योंकि कम से कम संपत्ति के तो विकेंद्रीकरण में बंटवारा तो नहीं होता। कम होता तो संपत्ति तो केंद्रीकृत रहती उस परिवार में, उस समाज में, लेकिन संख्या बढ़ गई तो सीटें बढ़ गई, कम हो गई तो सीटें घट गई। किसको सीटें बढ़ गई? हम नेताओं की सीटें बढ़ जाएगी। सीटें किसकी कम हो जाएगी? हम नेताओं की सीटें कम हो जाएगी। अरे जनसंख्या बढ़ जाने घट जाने से जनता के जीवन पर असर पड़ते हैं, और अब समझते हैं कि जनसंख्या बढ़ना नहीं चाहिए, जनसंख्या जो है कमना चाहिए। और जो लोग की संख्या कम है वो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, और कई तरह की सुविधाएं हैं, प्रजनन क्रियाएं उनकी जो है कम रही है। उसके पीछे भी कारण है कि शिक्षित हैं, संपन्न है, एक कमरे से दूसरे कमरे में सोने की आदत है, खेलने का मनोरंजन के भी उनके पास साधन है। गरीबों की संख्या बढ़ गई तो मनोरंजन के साधन भी नहीं है उनके पास, सोने के 2 कक्ष भी नहीं है उनके पास, शिक्षित भी वो भी नहीं है, अंधविश्वास का शिकार है, तो संख्या बढ़ रही है। मैं समझता हूं कि संख्या बढ़नी नहीं चाहिए, संख्या कमना चाहिए, और नेताओं को संख्या बढ़ने से जाति की जो राजनीति करते हैं तो अपनी जाति के ठेकेदार बन के बैठे हैं। ये जाति के जो ठेकेदार है ना, उनकी दुकान चलेगी, बिहार की जनता की दुकान चलने वाली नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका एक्सपोर्ट मीडिया में वक्त देने के लिए। धन्यवाद। देखिए, आज बहुत आप लोग के लिए लंबा वीडियो होगा, पर मेरे लिए बहुत छोटा वीडियो है, क्योंकि मुझे इनसे बहुत सारी बातचीत करना है, और कई सवाल जो आज रह गए, बाकी रह गए, वो बहुत जल्द आपके सामने रखा जाएगा। आप एक्सपोज मीडिया देख रहे थे, मेरा नाम विकास राज है, हमारे साथ सत्येंद्र यादव जी थे, जो कि मांझी से विधायक हैं। हमेशा आप इनको अलग अलग विषय पर सुनते होंगे, लेकिन आज आपने जातीय जनगणना के फ़ायदा पे सुना कि आखिर कैसे लोगों तक इसके फ़ायदे को पहुंचाया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, और इन्होंने अपनी बातों को रखा। बाकी कैसा इनका सुझाव लगा ये ज़रूर बताएं। सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।